Hello everyone, welcome to समता एजुकेशन ट्रस्ट। दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्जाम्स आने ही वाले, दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। आईबीपीएस क्लर्क के बारे में अगर बात करें तो ये एग्जाम दो फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज प्री एंड नेक्स्ट फेज इज मेंस। यहाँ पर सिर्फ दो फेज होते हैं। प्री जो होता है 20 मिनट्स का होता है, टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट्स, क्वेश्चंस विल बी 30 एंड मार्क्स विल आल्सो बी 30। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा। लेकिन गाइज अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी, स्पीड कितनी ज्यादा मैटर करेगी। अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको मेंस में बैठने दिया जाता है। मेंस जो रहेगा ये 35 मिनट्स का होता है, टाइम अलॉटेड इज 35 मिनट्स। क्वेश्चन जो होंगे ये 40 क्वेश्चंस होंगे एंड मार्क्स भी जो होंगे यहाँ पर 40 मार्क्स होंगे। मतलब यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, लेकिन यहाँ पर जो टाइम अलॉटेड है यहाँ भी टाइम अलॉटेड 35 मिनट्स है। मतलब आप देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल पा रहा। मतलब यही समझ में आ रहा है कि टाइम एंड स्पीड कितना ज्यादा मैटर करेगा। गाइस फिर नेक्स्ट बात करें पीओ एग्जाम की, तो पीओ एग्जाम जो होगा ये 3 फेजेस में होता है, 3 फेजेस। फर्स्ट जो फेज होगा ये होगा प्री, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं प्री। देन सेकेंड फेज विल बी मेंस एंड थर्ड विल बी इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर बात करें प्री की, तो प्री यहाँ पर अगेन एज सिमिलर टू क्लर्क 20 मिनट्स का होगा, क्वेश्चन विल बी 30 एंड marks will also be 30। मतलब each question carries 1 mark and time will be 20 minutes, जैसे कि हमने क्लर्क में देखा। देन मेंस की अगर बात करें तो मेंस में यहाँ 40 मिनट होगा टाइम, क्वेश्चन विल बी 35 एंड मार्क्स विल बी 40। तो अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मेंस में बैठने दिया जाता है, और अगर मेंस क्वालिफाई हो जाता है तब आपका इंटरव्यू सेशन होता है। गाइज यहाँ पर देखिए प्री जो होता है ये सिमिलर टू क्लर्क होता है, लेकिन यहाँ के मेंस में थोड़े चेंजेस होते हैं। मेंस का एग्जाम जो होता है ये 40 मिनट्स का, ये लिखने के बाद आपका और एक टेस्ट होता है लेटर एंड एसे का। लेटर एंड एसे जो होगा इसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे और जो मार्क्स होंगे यहाँ पर 25। मतलब 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक लेटर या एक एसे या जो भी होता है, या कभी पैटर्न में चेंज भी हो जाता है, कभी 2 ऐसे भी हो सकते हैं। जनरली देखा गया है एक लेटर और एक ऐसे होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि एंड मार्क्स विल बी 25। अगर ये फेज आप क्लियर कर लेते हो फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आईबीपीएस पीओ। फिर नेक्स्ट गाइस अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकेंड वन इज वोकैबुलरी एंड थर्ड वन इज रीडिंग एबिलिटी। तो ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, प्रीपोजिशन, फिर होते हैं इसमें फ्रेजल वर्ब्स। गाइस यहाँ पर ये स्लैश नहीं आएगा, यहाँ पर ये स्लैश की जरूरत नहीं है, इट इज फ्रेजल वर्ब। देन टाइम एंड टेंस, वर्ब एंड आर्टिकल, ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स है। अब ग्रामर टॉपिक पे जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आपका एरर डिटेक्शन का। एरर फाइंड करनी होती है, एक सेंटेंस दिया होता है, उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या बहुत सारे अलग अलग पैटर्न से भी दिए जाते हैं। हमारी अपकमिंग जो क्लासेस है उनमें हम सारे पैटर्न, सारे टाइप्स देखने वाले एरर डिटेक्शन के। देन इसका और एक क्वेश्चन बनता है गाइज यहाँ से, वो है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी एक सेंटेंस दिया जाता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन आता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी एक सेंटेंस दिया जाता है, उसका कुछ पार्ट हाईलाइट कर दिया जाता है और उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या आपको फाइंड करना होता है कि इसके किस पार्ट में एरर है। इस तरीके का फ्रेज रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन आएगा गाइस। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है। श्योर यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। प्री की बात करें, प्री में यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन बनते ही है, एंड मेंस की अगर बात करें तो यहाँ से 10 to 15 क्वेश्चन आना ही पक्का है। ओके गाइस, देन नेक्स्ट इज वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी में अगर बात करें तो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज वर्ड फिलर्स। वर्ड फिलर्स क्या होता है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है। सपोज ये एक आपके पास सेंटेंस है,
सेंटेंस में यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया जाता है और इस ब्लैंक के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना होता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस ब्लैंक में फिट होगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी फिल इन द ब्लैंक्स का ही के ही जैसा होता है। देन नेक्स्ट इज वर्ड स्वैप एंड रिप्लेसमेंट, स्पेलिंग एरर, वर्ड यूसेज इन अ सेंटेंस। देन सिनोनिम एंटोनिम्स, मतलब किसी वर्ड का मीनिंग या अपोजिट। देन नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। गाइज ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको मैंने वोकैबुलरी सेशन में इसलिए डाला है क्योंकि ये सारी चीजें वोकैबुलरी पे बेस्ड होंगी। ये जितने भी टॉपिक्स है ये 99% तक वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। क्योंकि जब ये फिल इन द ब्लैंक, सपोज मैंने यहाँ बताया कि एक सेंटेंस होगा, यहाँ पर एक ब्लैंक होगा, ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस होंगे, तो ये चारों ऑप्शंस क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक वर्ड एडिट किया गया है। तो इस वर्ड के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। अगर एक भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता तो ये क्वेश्चन को आपको स्किप करना होगा। इसलिए आपकी यहाँ पर वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैबुलरी का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ड पावर, किसी वर्ड का मीनिंग या किसी वर्ड का अपोजिट, इसे हम कहते हैं वोकैबुलरी। गाइस ये जो टॉपिक्स होते हैं ये आपके वोकैबुलरी पे बेस्ड होते हैं। देन बात करें रीडिंग एबिलिटी, ये थर्ड कैटेगरी है रीडिंग। अब यहाँ से आपको समझ में ही आ रहा होगा रीडिंग एबिलिटी कि कितना आप पढ़ पाते हैं और पढ़ी हुई चीज को समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज होता है, पैसेज दिया गया होता है, एक अनसीन पैसेज, पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पहले उस पैसेज को पढ़ना होता है। पैसेज पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको मार्क करने होते हैं। देन रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये एक पैसेज ही होता है। एक्चुअली रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एक पैसेज होता है। पैसेज को क्या किया गया, कुछ सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया गया। सपोज ए बी सी डी एंड ई, ये 5 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया गया है और इन सेंटेंसेस को डिवाइड करके जम्बल्ड कर देते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही दूसरा जो नाम होता है ये होता है पैरा जम्बल्स, क्योंकि बिकॉज ये एक पैसेज था और पैसेज को जम्बल कर दिया गया, मतलब उसके सेंटेंस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, एंड आपसे कहा जाता है कि इसे प्रॉपर एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना होगा कि एक मीनिंग फुल पैराग्राफ इससे कैसे बनेगा कि पैसेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सेकंड सेंटेंस क्या होगा, थर्ड सेंटेंस, इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को अरेंज करना होगा। देन नेक्स्ट गाइस, मैच द सेंटेंसेस। मैच द सेंटेंसेस जैसे आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, मैच द पेयर होता है, इस साइड ए कॉलम दिया जाता है, इस साइड बी कॉलम दिया जाता है, एंड आपको उन सेंटेंसेस को मैच करना होता है इस तरीके से। देन पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड सेंटेंस कनेक्टर्स। तो ये सब आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके रीडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है गाइस, कि आप कितने अच्छे से किसी चीज को पढ़ पाते हैं एंड पढ़ के उसे समझ पाते हैं, एंड कैसे आप उसे फिर कॉम्प्रिहेंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी में गाइस जैसे अभी आपने देखा कि मैंने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज ग्रामर। अब स्ट्रैटेजी ऐसी होगी, जैसे यहाँ पर अगर ग्रामर की बात करें तो अगर आपको ग्रामर पार्ट पे कमांड लाना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है एग्जाम में। तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एंड ये सारी चीजें आएंगी। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। तो ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजों पे कमांड लाना है तो आपको सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पे कमांड लानी पड़ेगी, तब जाके आप समझ पाओगे कि कोई अगर सेंटेंस आपको दिया गया है तो उस सेंटेंस में एरर क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो इस सेंटेंस में अगर आप देख पा रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहां पर देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू।
अब मुझे बताइए गाइस कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे यहां पर मैंने लिखा है टू मीटिंग यू एंड यहां पर लिखा है टू मीट यू। अब मुझे बताइए कि दोनों सेंटेंस में से सही सेंटेंस कौन सा है, सोच के बताना। कुछ लोगों को ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, कुछ लोगों को ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ का जो करेक्ट सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। लेकिन देखने में और सुनने में तो यही सेंटेंस करेक्ट लगता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, हम हमेशा ऐसे बोलते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, है ना। और यहाँ अगर बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये बिल्कुल गलत लगता है। लेकिन गाइज अगर बात करें ये लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है और जिस फ्रेज के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, जेरेंड। और जेरेंड मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर मीटिंग आएगा, ये मीट नहीं आएगा गाइस। तो इस एरर के लिए आपको ये पता होना था कि ये लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है जिसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जिसे हम जेरेंड कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम हमारे अपकमिंग सेशंस में पढ़ने वाले हैं। सपोज मैंने आपको और एक एग्जाम्पल दिया, ही gave me an information, उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, बिल्कुल सही है ना। ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। क्या आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी तो आप उसे काउंट कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन, दो नहीं। तो किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट चलते हैं। जैसे स्ट्रैटेजी में मैंने आपसे बताया था, स्ट्रैटेजी 3 पार्ट्स में, ग्रामर। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर पे कमांड कैसे आएंगी जब आप सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ोगे। देन नेक्स्ट जो सेशन था वो था वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी पे कमांड कैसे आएगी, जब हम रोज वोकैबुलरी लर्न करेंगे, रोज नए नए वर्ड सीखेंगे, किसी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम देखेंगे, है ना। वोकैबुलरी पढ़ने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली रीड किए जाते हैं, डायरेक्टली लर्न करना होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लर्न करते हैं ट्रिक से, हम कोई स्टोरी बना के उसे पढ़ सकते हैं उस पे बेस्ड। या कुछ होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं रूट वर्ड से। तो ये 3 तरीके होते हैं, हम सारे ही तरीके देखेंगे और जो तरीका आपको कंफर्टेबल होगा आप उस तरीके से वोकैबुलरी लर्न करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, अभी भी मैं फिर से वो लास्ट स्लाइड दिखा रही हूँ आपको, कि ये जो इतना पार्ट है ये सारा का सारा आपका बेस्ड है वोकैबुलरी पर। ये सारा का सारा आपका पार्ट वोकैबुलरी पे बेस्ड होगा। वोकैबुलरी मतलब क्या होगा, वर्ड पावर, आपका वर्ड पावर, कि कितने वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। तो गाइस इनको लर्न करने का जो तरीका होगा, ये 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट, आप कर सकते हैं वोकैबुलरी को लर्न, डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका होगा वो होगा रूट वर्ड से, एंड थर्ड वन इज स्टोरी बना के। तो ये सारे तरीके से हम अपकमिंग हमारे जो सेशंस होंगे उनमें देखने वाले हैं। अब जैसे मैं अगर रूट वर्ड की बात करूं, सपोज मैंने आपको एक वर्ड दिया बेलीजेरेंट, और मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका मीनिंग बताइए, या मैंने आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा इनडिफरेंट। सेकंड जो आपका ऑप्शन है वो होगा इंटेलिजेंट। थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका ये होगा एब्डिकेट, एंड फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये होगा थ्रेटनिंग। ओके गाइस, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको मुझे बताना है कि इस वर्ड का इनमें से कौन सा सिमिलर है, मतलब इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, मतलब इसका आपको मीनिंग बताना है इन चारों वर्ड्स में से। तो गाइस अगर बात करें यहाँ पर, फर्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट पर्सन मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसे
किसी चीज की परवाह नहीं होती, जिसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंडिफरेंट। सेकंड वन जो है इंटेलिजेंट, ये तो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट है। देन एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना। ओके, एंड नेक्स्ट इज थ्रेटनिंग, मतलब डरावना, जिससे डर लगे, डराने वाला, इस तरीके का। अब यहाँ पर गाइज ये जो बेलिजरेंट वर्ड है, अब इसका एक ट्रिक है, रूट वर्ड है कि ये जो वर्ड होता है बेल, BELL बेल, ये बेल अगर कहीं भी दिख जाए, जैसे यहां पर मैंने लिया है वर्ड बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट में BELL बेल है। सपोज मैंने एक और वर्ड लिया, बेलिकोस, अगर मैंने और एक वर्ड लिया रेबेलियन, तो यहाँ हर वर्ड में आप देख पा रहे हो BELL बेल है, BELL बेल है। और ये BELL बेल जहां भी दिख जाए ना, तो आप समझ जाना कि ये झगड़ा करने से रिलेटेड है, ये फाइटिंग करने से रिलेटेड है, ये नेगेटिव टाइप का वर्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए बेलिकोस, बेलिकोस मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है। रेबेलियन मतलब भी ऐसा पर्सन जो विद्रोह करता है, देशद्रोही कहते हैं ना, विद्रोही, ये होता है रेबेलियन। तो गाइज अगर आपको इस रूट वर्ड का मीनिंग पता होता तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देते। तो इसका आंसर क्या होगा? थ्रेटनिंग, डराना, डराने वाला। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है। फिर लास्ट जो पार्ट बचा है, ये बचा है रीडिंग का पार्ट। अब रीडिंग आपको तो पता चल गया है, रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी के लिए क्या करना होगा? आपको रीड करना होगा। रोज एक पैसेज आपको घर पे पढ़ना है। ओके, अब उस पैसेज को आपको पढ़ना ही नहीं है कि जस्ट अगर बोला है मैम ने तो बस पढ़ लिया। पढ़ने के साथ साथ आपको समझना भी है। समझने के साथ उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता या आपने फर्स्ट बार देखे होंगे। उन वर्ड्स को आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है कॉपी में। उसके सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, उसके एंटोनिम्स फाइंड करने हैं, और एक नोट बनाना है, उसे रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ भी हम हर सेशन के एंड में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता है। आपको खुद भी ये सारी चीजें करनी है, खुद भी एफर्ट्स लेने होंगे गाइस। तो जितना आप पढ़ोगे उतना ये पार्ट आपका स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। अगर हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, तो अब बिना देर किए हम लोग हमारा सेशन शुरू करते हैं। हम लोग नाउन से शुरू करते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि नाउन क्या होता है, बचपन से ही पढ़ा है, वैसे यहाँ मैंने डेफिनेशन दे दी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नाउन, क्या होता है, तो बचपन से ही पढ़ा है हमने। नाउन इज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। हिंदी में से कहते हैं नाम, मतलब हर वो चीज जिसे हम नाम दे सकते वो क्या होती है? नाउन होती है। हर वो चीज जिसे हम नाम दे सकते, जैसे हम इंसान को नाम दे सकते हैं, है ना, बॉय, गर्ल, ये क्या है? नाउन है। अगर मैंने कहा रवि, तो रवि भी नाउन है। अगर मैंने कहा अंजलि, तो अंजलि भी नाउन है। अगर मैंने कहा नागपुर, तो नागपुर भी एक सिटी का नाम है ना। वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी बर्ड का, किसी फ्रूट का, किसी भी चीज का नाम। मतलब हर वो चीज जिसे हम नाम, किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग्स, कोई कंडीशन हो सकती है, हर वो चीज जिसे हम नाम दे सकते हैं वो नाउन होती है। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज नाउन। अगर टाइप्स की बात करें, तो यहाँ पर ये इसके 6 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव, देन एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने ये 6 टाइप्स यहाँ पर दिए हैं। ओके, तो इन्हें हम एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पे बेस कुछ रूल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आगे की सारी चीजें समझने के लिए। और यही सारे बेसिक्स होते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस लेवल की चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, जिसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग और नेम ऑफ एन एक्शन। मतलब किसी प्रॉपर पर्सन का नाम, किसी प्रॉपर प्लेस, चीज का नाम, या किसी भी एक्शन का नाम, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नेहा, तो नेहा किसी पर्टिकुलर, किसी एक गर्ल का नाम है।
अगर मैंने कहा श्याम, तो श्याम पर्टिकुलर किसी एक लड़के का नाम है। अगर मैंने कहा मुंबई, तो मुंबई पर्टिकुलर किसी एक सिटी का नाम है। अगर मैंने कहा इंडिया, तो इंडिया पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का नाम है। तो ये कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। अगर मैंने कहा जुपिटर, तो ये पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर नाउन। सपोज अगर मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल क्या प्रॉपर नाउन है? नहीं, गर्ल में तो कोई भी आ सकती है। गर्ल में नेहा हो सकती है, गर्ल में अंजलि हो सकती है, न गर्ल में सीता, गीता, रीता कोई भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर नाम, जो पर्टिकुलर किसी पर्सन को दिया जाता है, किसी प्लेस को दिया जाता है, किसी कंट्री को दिया जाता है, किसी एक्शन का नाम, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का नाम। अब कॉमन नाउन मतलब क्या होगा? जो कॉमनली दिया जाता है। जैसे मैंने कहा बॉय, अगर मैंने कहा बॉय, तो क्या बॉय प्रॉपर नाउन है? नहीं, बॉय में तो कोई भी आ सकता है। रवि आ सकता है, श्याम आ सकता है, करण आ सकता है, विजय आ सकता है, अजय आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो बॉय क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन। अगर मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट में कोई भी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं वो सारे क्या है? वो सारे तो प्रॉपर नाउन है अपने आप में। लेकिन अगर मैंने सिर्फ स्टूडेंट कहा तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट में मेरा कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर मैंने कहा सिटी, तो सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है। मुंबई आ सकता है, पुणे आ सकता है, जबलपुर, कानपुर, बरेली, कोई भी सिटी आ सकती है। अगर मैंने कहा कंट्री, तो कंट्री में कोई भी कंट्री आ सकती है। इंडिया आ सकता है, पाकिस्तान, जापान, चाइना, रशिया, कोई भी कंट्री हो सकती है। तो ऐसा नाउन जो कॉमनली दिया जाता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सॉरी, हाँ, कलेक्टिव नाउन से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कलेक्टिवली दिया जाता है, जो किसी कलेक्शन को दिया जाता है, वो नाम कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कहा क्लास, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है ना। ऐसा नाम जो किसी क्लास को दिया जाए, जो किसी चीज के कलेक्शन को दिया जाए, जो किसी ग्रुप को दिया जाता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो 50 स्टूडेंट्स की ये क्या है? क्लास है। जैसे मैंने कहा यहाँ लिखा है पर्सन्स, ओके, तो क्लास क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर मैंने कहा बैच, तो ये भी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बैच मतलब भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट अगर मैंने कहा क्राउड, तो क्राउड मतलब भी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्राउड कहते हैं। क्राउड मतलब भीड़। फिर क्रिएचर, जैसे मैंने कहा हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है? कैटल का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, कैटल मतलब जानवरों के ग्रुप को, झुंड को हम कहते हैं यहाँ पर हर्ड। समझ में आ गया होगा आपको। या फिर मैंने कहा बंच, तो बंच का मीनिंग क्या होता है? फ्लावर्स का जो कलेक्शन होता है, फूलों का जो कलेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं बंच। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी चीज के कलेक्शन को, किसी भी चीज के ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो किसी कलेक्शन को दिया जाए या किसी ग्रुप को दिया जाए। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना गाइस, ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये जो नाउन होता है, ये होता है अनसीन चीजों को, अनसीन थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते। ये नाउन ऐसा होता है जो इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, मतलब ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। जैसे अगर मैंने बात किया यूथ, तो क्या आप किसी के यूथ को देख सकते हैं? अगर मैंने कहा जैसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, तो इंसानियत को देख सकते हो? क्या इंसानियत को टच कर सकते हो? नहीं ना। तो ये सारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैंने कहा फियर, फियर को क्या आप किसी के फियर को देख सकते हैं?
क्या आप किसी की हैप्पीनेस को देख सकते हैं? नहीं। तो ऐसे नाउन जो किसी की क्वालिटी, कोई कंडीशन, किसी एक्शन को डिनोट करता है, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैंने कहा डेथ, तो क्या आप डेथ को देख सकते हैं? डेथ को क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये सारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ओके, डेथ हो गया, देन सॉरो, देन बात करें चाइल्डहुड, ये सारे आ जाएंगे आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ओके, ये क्या होता है? ये ठीक है, चाइल्डहुड पता ही होगा, बचपना, बचपन देखा, देख सकते हो किसी के बचपन को? टच कर सकते हो आप? नहीं। हमेशा ऐसे ही याद रखना है, ऐसे नाउन जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, ये सारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है ये है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या होता है? जैसे मुझे अगर घर में कुकिंग करना है, मुझे अगर खाना बनाना है, तो मुझे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। क्या मुझे वाटर चाहिए होगा, मुझे ऑयल चाहिए होगा, मुझे बहुत सारी बेसिक से सारी चीजें चाहिए होंगी। अगर मुझे कोई घर कंस्ट्रक्ट करना है तब भी मुझे वाटर चाहिए होगा, और जितनी भी चीजें घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगती है वो सारी चीजें मुझे चाहिए होंगी। तो मटेरियल नाउन से समझ में आता है, मटेरियल मतलब वही होता है कि जिनसे हम दूसरी चीजों के को बनाते हैं। ऐसा नाउन जिनसे हम दूसरी चीजों को बनाते हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से हम क्या क्या बना सकते हैं? गोल्ड से कॉइन्स बनाते हैं, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। देन सिल्वर, सिल्वर भी एक मटेरियल नाउन है। देन बात करूं घी, घी, घी से भी हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी खाने की चीजें बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं। देन मैं बात करूं ऑयल, वाटर, देन व्हीट, व्हीट भी एक मटेरियल नाउन है। व्हीट से हम चपाती बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। देन राइस, राइस भी एक मटेरियल नाउन है। देन बात करें कोल, कोल भी एक मटेरियल नाउन है। टी, टी मतलब यहाँ पर चाय पत्ती, चाय पत्ती से हम चाय बनाते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनसे हम दूसरी चीजों को बनाते हैं, ये होंगे मटेरियल नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। देन नेक्स्ट जो टाइप है नाउन के, ये है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। एक्चुअली ये कैटेगरी होती है दो नाउन्स की, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एज द नेम सजेस्ट, आपको समझ में आ रहा होगा। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होगा? ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, है ना। अब काउंटेबल नाउन्स में देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है काउंटेड यूजिंग नंबर्स, मतलब इसकी काउंटिंग, इसकी गिनती की जा सकती है। ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, उसे हम कहते हैं काउंटेबल। जैसे अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैंने कहा 50, या मुझे नहीं पता कितने बैठे हैं, आज कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, और मैंने कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंटिंग की जाए, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। तो ऐसे नाउन जिनकी आप नंबर से काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 करके, वही नाउन काउंटेबल होते हैं। क्योंकि इन नाउन्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हमेशा याद रखना है कि जिन नाउन्स को आप 1 2 3 4 5 6 करके काउंट कर सकते हैं, ये नाउन्स होते हैं काउंटेबल। और जिनकी गिनती आप 1 2 3 4 करके नहीं कर सकते, वो सारे आते हैं अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। आई होप क्लियर है सारी चीजें। The next point is have singular and plural form. काउंटेबल नाउन के सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी। जैसे मैंने कहा गर्ल, गर्ल क्या काउंटेबल है? यस, गर्ल्स को काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। अगर मैंने कहा पेन, तो पेन को काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 करके, तो पेन भी काउंटेबल है। तो यहाँ बोला जा रहा है दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब पेन का प्लूरल पेन्स हो सकता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो सकता है, बुक का प्लूरल बुक्स हो सकता है। तो ये सारे होते हैं काउंटेबल नाउन, मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि गाइस जब अनकाउंटेबल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे वहां पर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। देन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कैन टेक आर्टिकल ए एन बिफोर देम, मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन होता है, ए और एन को हम इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं, ये काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना अ गर्ल,
अ बॉय, अ पेन, इस तरीके से, या हम कह सकते हैं एन एप्पल, एन एलिफेंट, इस तरीके से। तो काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ओके, फिर अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं किया जाता। हम वहां पढ़ेंगे कि ये क्यों नहीं यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर आई होप क्लियर है कि ए और एन काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट, अगर आपको पता करना है कि जो काउंटेबल नाउन है इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो आप क्या कहेंगे, हाउ मैनी। मतलब ये जो मैनी वर्ड्स होता है ये आप काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं। या काउंटेबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको क्वांटिटी जानने की कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है आज मेरी क्लास में, तो आप पूछ सकते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, हाउ मेनी बॉयज आर प्रेजेंट इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ओके, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी एप्पल यू हैव ईटन, इस तरीके से। तो मैनी का यूज हम काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर क्लियर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गाइस, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा है माई ब्रदर हैज अ कैट, मेरे भाई के पास एक कैट है। तो कैट्स काउंटेबल है, कैट्स को काउंट कर सकते हो 1 2 3 ऐसे करके। गाइस हमेशा याद रखना है, जिस भी नाउन को आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट कर सकते हो वही काउंटेबल है। तो कैट्स को कर सकते हो ना, कैट्स मतलब ये एनिमल की कैटेगरी में आ रहा है, और सारे एनिमल्स किस में आएंगे, काउंटेबल में आएंगे। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है, इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया है। ओके, तो हमने अभी देखा कि काउंटेबल के आगे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज 2 कैट्स। अगेन यहाँ पर देखिए 2 का यूज किया है हमने, मतलब हम नंबर का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है। 1 कैट, 2 कैट, 1 पेन, 2 पेन, इस तरीके से। देन हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, अभी हमने डिस्कस किया था कि हम काउंटेबल के पहले मैनी का यूज कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी जानने के लिए कि आपके पास कितनी बुक्स है। एंड नेक्स्ट, आई ओन अ हाउस, हाउस भी काउंटेबल है, हाउस काउंट कर सकते हो ना, ए 1 2 3 4 इस तरीके से, इसलिए इसके पहले आर्टिकल अ का यूज किया जा सकता है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अभी हमने देखा ऐसे नाउन जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं, वो थे काउंटेबल जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ऐसे नाउन जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ये सारे आ जाएंगे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, यहाँ पर इसका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है। अनकाउंटेबल नाउन के कभी भी कोई प्लूरल नहीं होते, जैसे वर्क, वर्क का कभी भी कोई प्लूरल वर्क्स नहीं होता है गाइस। और ये वर्क्स अगर होता भी है तो ये इस वर्क का प्लूरल नहीं होता है, ये वर्क्स होता है लिटरेरी वर्क, जो कालिदास और पुराने जमाने में जो लिटरेचर लिखा करते थे उन्हें कहा जाता है। ये इस वर्क का प्लूरल नहीं है ना। जैसे मैं बात करूं लगेज, लगेज मतलब सामान, ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे मैं बात करूं वाटर, तो वाटर का कोई प्लूरल वाटर्स नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे नॉलेज, जैसे फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा, आटा मतलब जिससे रोटी बनाते हैं, ठीक है। देन राइस, देन बात करें एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है, सजेशन, राय, हम जब किसी को ओपिनियन देते, तो ये सारे क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और इसके इनके प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। कभी भी एडवाइसेस नहीं होता, कभी भी राइसेस, कभी भी फ्लोर्स नहीं होता। अगर आपको इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करना भी है तो सम पीसेस ऑफ एडवाइसेस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीजें जो एक्सेप्शन है ये हम बाद में पढ़ेंगे गाइस। तो आपने देखा कि ये जो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इन्हें काउंट नहीं किया जाता। अब स्टूडेंट्स को हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि स्टार, है ना, ये मेरा क्वेश्चन है आपको गाइस कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और एक और है मनी, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, थोड़ा सोचिए फिर मैं बताती हूँ आपको।
गाइस तो बात करें मनी की, है ना, और स्टार्स। अब इसकी जो फर्स्ट लाइट थी, फिर से हम फर्स्ट लाइट में जाएंगे। यहाँ पर लिखा था हमने कि जो काउंटेबल नाउन है, मैंने काउंटेबल नाउन की स्लाइड्स लाई है। यहाँ पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है ना। और यहाँ अगर बात करें कि स्टार, स्टार का प्लूरल कभी सुना है आपने? स्टार को हम स्टार्स कहते हैं, स्टार का प्लूरल हम स्टार्स लिखते हैं, है ना। स्टार का प्लूरल क्या होता है? स्टार्स। तो ये नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? अभी हमने देखा था कि जिसका सिंगुलर या जिसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? काउंटेबल। तो यहाँ पर ये जो स्टार्स है ये क्या हो जाएंगे? काउंटेबल। हमेशा याद रखना है। अब आप बोलोगे कि स्टार्स तो अनगिनत होते, इतने सारे, लेकिन आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 शुरू तो कर सकते हो, है ना। अब वो इतने सारे हैं इनन्यूमरेबल फॉर्म में, इसलिए हम काउंट नहीं कर पाते। ऐसी चीजें जैसे 1 2 3 4 करके काउंट करना भी शुरू कर सकते हो या कर सकते हो, वो सारे होते हैं काउंटेबल। एंड ये भी याद रखना है कि ऐसे नाउन जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं इन्हें हम कहते हैं काउंटेबल। तो स्टार हमेशा याद रखना है काउंटेबल में। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब बात कर रहे थे हम मनी की। अब मनी बताइए, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सबसे बड़ी ट्रिक मैंने आपको अभी बताई है लर्न करने की, कि ऐसे नाउन जिनकी 1 2 3 4 करके काउंटिंग कर सकते वो सारे काउंटेबल है, और जिनकी 1 2 3 4 5 करके काउंटिंग नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। तो मनी बताइए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मनी जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल कैसे? सपोज मैंने आपको 10 रुपीज के 10 नोट्स दे दिए, मैंने आपको 10 रुपीज के 10 नोट्स दे दिए और मैंने कहा काउंट करो। अब काउंटिंग हमेशा याद रखना है, काउंटिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने आपके सामने 10 रुपीज के 10 नोट्स रख दिए और मैंने कहा काउंट कीजिए, तो आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हुए? ये 10 हुए। तो क्या मैंने आपको 10 रुपीज दिए थे? क्या मैंने आपको 10 रुपीज दिए? नहीं, मैंने आपको 10 रुपीज नहीं दिए। मैंने आपको कितने रुपीज दिए? 100 रुपीज दिए हैं। गाइस ओके, क्लियर है ना। 10 रुपीज के सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 10 नोट्स मैंने आपके सामने रख दिए। ओके, आपको कंसिडर करना है कि ये मैंने आपको 10 रुपीज के 10 नोट दे दिए और मैंने कहा काउंट करो। तो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? कैसे काउंट करोगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे काउंट कर लिया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैंने आपको 10 रुपीज दिए? नहीं, मैंने आपको कितने रुपीज दिए? 100। और ये 100 कैसे पता चलेगा? जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, 10 + 10 20, 10 20 + 10 30, 30 + 20 50, 50 + 30 80 एंड 80 + 20, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ हमें कुछ एडिशन नहीं करना है। मैंने आपको बताया काउंटिंग, एंड काउंटिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 5। और जब मैंने देखा कि नोट्स को मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे पता चला ये 10 नोट्स है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? कि मनी जो है ये अनकाउंटेबल है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें ये जो मैंने आपको नोट्स दिए, ये नोट काउंटेबल है। अगर मैं आपको कॉइन्स बोलती हूँ तो ये कॉइन्स काउंटेबल है, लेकिन पैसा जो होता है पैसा अनकाउंटेबल होता है। क्योंकि कॉइन्स भी, सपोज मैंने आपको 3 कॉइन दिए, यहाँ पर मैं कॉइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए। एक 5 रुपीज का कॉइन दिया, 5 रुपी का कॉइन, एक 2 रुपी का दिया है, एक 1 रुपी का दिया। ओके, और मैंने कहा कि इसे काउंट करो। तो काउंट कैसे करना है गाइज? 1 2 3। तो क्या मैंने आपको 3 रुपीज दिए? क्या मैंने आपको 3 रुपीज दिए? नहीं। मतलब मनी, पैसा जो होगा, ये पैसा जो होता है पैसा अनकाउंटेबल होता है। लेकिन गाइस अगर मैंने पूछा कॉइन्स कितने हैं, तो कॉइन्स आप काउंट कर सकते हो। कितने कॉइन्स हुए? 1 2 3, 3 कॉइन्स। इसका मतलब गाइस कि ये नोट काउंटेबल होते हैं, कॉइन्स काउंटेबल, लेकिन जो पैसा है ये अनकाउंटेबल होता है। एंड आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आप लोगों को। ओके तो यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, मैंने जैसे बता दिया आपको कि इनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते, है ना।
जैसे मैंने कहा नॉलेज, तो क्या नॉलेज का कोई प्लूरल फॉर्म होगा? नॉलेजेस। जैसे मैंने कहा लगेज, लगेज मतलब सामान, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे हम 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लगेज मतलब एक बैग है, बैग में कितनी सारी चीजें कहाँ कहाँ रखी है, कैसे करोगे 1 2 3 4 काउंट? तो लगेजेस नहीं होता, वर्क का कभी वर्क्स नहीं होता, है ना, मनी का कभी मनीज नहीं होता, एडवाइस का कभी एडवाइसेस नहीं होता गाइस, तो इनके कभी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट बात करें, इनडेफिनाइट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर देम, मतलब कि ए और एन इनके सामने एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि हम ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले आप कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बोलना ही है कि मुझे किसी ने एक अगर सिंगुलर फॉर्म में, तो आप ऐसे कह सकते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से। ये तो एक्सेप्शन होते हैं जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन, जैसे अगर मैंने कहा अ मनी, तो मनी के आगे कभी भी अ का यूज नहीं होगा। अगर मैंने कहा अ वाटर, वाटर तो अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे भी कभी ए का यूज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस वो है सी पॉइंट, जिसमें लिखा है नॉट यूज विथ प्लूरल वर्ब्स, मतलब इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे मनी इज यूज्ड, मनी इज यूज्ड आएगा, मनी आर यूज नहीं आएगा कभी भी। इंफॉर्मेशन वॉज गिवन आएगा हमेशा, कभी भी यहाँ पर वर नहीं आएगा, ओके, हमेशा क्या आएगा, वॉज। मतलब इनके साथ जो वर्ब्स आएंगे ना, हमेशा क्या आएंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे। अब ये वर्ब की बात कर रही हूँ, मतलब क्या होता है वर्ब, हमारे ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज, हैव, इन वर्ब्स की बात कर रही हूँ जो हम आगे के सेशंस में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, तो मच और सम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी, है ना गाइस। हमने अभी जब अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, जब काउंटेबल नाउन्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हम मैनी का यूज करेंगे किसके साथ, मैनी का यूज होगा काउंटेबल के साथ। लेकिन जब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको हमेशा यूज करना होगा या तो मच या तो सम। जब भी आपको प्लूरलिटी बतानी है या आपको क्वांटिटी बतानी है, तो अनकाउंटेबल के सामने हमेशा या तो मच का यूज होगा या तो सम का यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी मैनी का यूज नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमेशा काउंटेबल की प्लूरलिटी बताता है, काउंटेबल की क्वांटिटी बताता है। तो जब भी आपको क्वांटिटी पता करनी है या किसी चीज को बताना है कि प्लूरल फॉर्म में, बहुत ज्यादा फॉर्म में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तब आप क्या यूज करेंगे, मच या सम का, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, तो यहां पर दिया है आर टीचर गिव्स अस टू मच होमवर्क। अब यहाँ पर ये जो होमवर्क है गाइस, ये है अनकाउंटेबल नाउन। होमवर्क को क्या आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3? नहीं ना, मैंने बताया आपको, बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिसको आप 1 2 3 4 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते, वो सारे अनकाउंटेबल है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ हमने क्या यूज किया है, मच का यूज किया है। यहाँ पर हम मैनी का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज आई नीड सम इंफॉर्मेशन, अगर मुझे कुछ क्वांटिटी बताना है कि मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम सम का यूज कर सकते हैं, ओके। इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, हाउ मच शुगर डू यू हैव, अगर मुझे यहाँ पे क्वांटिटी पूछनी है कि आपके पास कितनी शुगर है, सॉरी, हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितनी शुगर चाहिए, तो यहाँ पे शुगर है ना, चीनी, शक्कर, या मराठी में बोलेंगे साखर, ओके। तो ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। शुगर को क्या आप काउंट कर सकते हो? अगेन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होती है कि शुगर तो काउंट करते हैं मैडम, कैसे करते हैं, 1 kg 2 kg, ये काउंटिंग नहीं है गाइस, इसे काउंटिंग नहीं करते। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये मेजरमेंट होता है, ये इसे मेजरमेंट कहते हैं हम लोग। काउंटिंग का मतलब होता है 1 2 3 4, तो क्या आप शुगर को 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हो? नहीं ना, तो इसलिए ये कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन है। आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले मैंने क्या यूज किया है, मच का। नेक्स्ट,
जो एग्जाम्पल है वो है आई वुड लाइक टू गिव यू सम एडवाइस, मुझे आपको कुछ एडवाइस देना है। तो यहाँ पर एडवाइस भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले हमने यूज किया है सम का। आई होप आज जितना भी हमने पढ़ा सारी चीजें क्लियर है। थैंक यू गाइस।